हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये आपका सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट नंबर कितना है। तो ये आपका टेस्ट नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 टेस्ट करवा दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप उसको नहीं देखिए अभी तक तो देख लीजिए, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन है सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न जैसा है उससे इसको थोड़ा सा अप लेवल रखा गया है ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छा से सहूलियत मिल सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट नंबर 17 का। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छा से दिख सके। हालांकि ये पेन से लिखा हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप अच्छे से सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले बात, सही क्रम के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो शिशुनाग वंश जो है इसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया था और ये जो है 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक ये था शिशुनाग वंश। ऑप्शन आने की 2 नंबर पॉइंट में लिखा है कि सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 से लेकर के और 323 ईसा पूर्व के बीच में किया था, जो कि 19 महीना लगभग भारत में सिकंदर रहा था। तीसरा है आपका कि कलिंग का युद्ध, ये 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा ये कलिंग का युद्ध किया गया था। और चौथा जो आपका मेगस्थनीज का भारत यात्रा, तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यानी कि 305 ईसा पूर्व में भारत आया था। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप देख लीजिए सही कालक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका 4, 4 के बाद 3, मतलब सबसे लास्ट में 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको सभी को बारीकी से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो एलिफेंटा क्या है, एलिफेंटा एक गुफा है। क्या है, गुफा है। और श्रवण बेलगोला क्या है, तो ये आपका एक मूर्ति है। किसका, तो बाहुबली का। किसका मूर्ति है, बाहुबली का। देखिए यहाँ पे जो हम बता रहे थे आपका कि एलिफेंटा क्या है, तो एलिफेंटा एक गुफा है। उसके बाद श्रवण बेलगोला की बात करें तो ये आपका एक मूर्ति है। किसका, तो बाहुबली का ये मूर्ति है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया ये भी पूछा जाता है, तो चामुंड राय के द्वारा ये बनवाया गया था। खजुराहो की बात करें तो ये आपका एक मंदिर है जो कि चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया। जबकि सांची क्या है, तो एक स्तूप है जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया और ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो सभी आपको याद रखना है, एलिफेंटा की जो गुफा है ये कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो देखिए ब्राह्मणों पर जो जजिया कर है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। और देखिए जजिया कर जो होता है ना, ये गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला एक कर था, जबकि जकात जो था ये मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, तो आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए यानी कि यहाँ पे जजिया से आप जय यानी कि जय को निकाल लीजिए। देखिएगा कोई भी चीज़ मतलब हिंदू धर्म में कहीं पे भी कुछ भी होता है ना मूर्ति उर्ति में, तो वहाँ जय का जयकारा लगाया जाता है। तो यहाँ गैर मुस्लिम से किसका बात हो रहा है, मतलब हिंदू की बात हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए, हालांकि कन्फ्यूज यहाँ लोग हो जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे जय से आप जजिया याद रखिएगा। ठीक है, जजिया कर जो किसके मतलब हिंदू पर लगाया जाता था, मतलब गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था ये कर। और जकात जो है ये मुस्लिम पर लगाया जाने वाला कर था और ये मतलब ब्राह्मणों पर जो लगाया था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो सबसे पढ़ा लिखा शासक था और इसका जो शासनकाल था ये 1325 से लेकर के और 51 तक इसका शासनकाल था और सबसे मतलब असफल शासक यही रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि जहांगीर ने अपनी पत्नी के किस यानी कि पटमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था। तो जहांगीर जो है मतलब अपनी पत्नी को जो है ये उपाधि प्रदान किया था, तो उनका नाम क्या था, तो यानी कि मानबाई को, जहांगीर की जो पत्नी मानबाई थी उनको ये चीज़ें मतलब बादशाह बेगम की उपाधि से उनको मतलब दिए थे। जहांगीर के द्वारा ये उपाधि दिया गया था किसको, तो यानी कि मानबाई को दिया गया था। जबकि अगर हम बात करें नूरजहां के, तो ये भी जहांगीर की पत्नी है और ये सबसे ज़्यादा सुंदर थी जहांगीर की जितनी भी पत्नी थी उसमें, और इसका जो ओरिजिनल नाम है वो मेहरुनिसा इनका नाम है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना यानी कि जो है मतलब मुख्यालय स्थापित किया था।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में सब कुछ जान लीजिए। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले 1875 में यूएसए में किया गया था, और किसके द्वारा? तो मैडम एचपी व्लादिवोस्टोक के द्वारा और कर्नल आल्टमैन के द्वारा किया गया था। तो ये आपको दोनों याद रखना, इनके द्वारा यूएसए में स्थापना किया गया था। जबकि अगर हम बात करें कि इंडिया में इसका स्थापना जो है कब, तो 1882 में, और मद्रास के अडयार में किया गया। कहाँ पे? मद्रास के अडयार में किया गया। और एनी बेसेंट जो है भारत में इसके प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा मदद किए थे। किनको? तो ये मैडम एचपी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। इसके मुख्य सदस्य के रूप में मतलब बाद में एनी बेसेंट ने इसका भूमिका निभाए थे, मतलब प्रचार प्रसार के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें याद रखना है जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि पूछेगा आपके कि सबसे पहला विचार जो है पाकिस्तान के लिए किसके मन में आया? तो सबसे पहला जो है विचार वो 1930 में मोहम्मद इकबाल के मन में ये विचार आया पाकिस्तान के फॉर्मेशन के। जबकि एक तरफ मोहम्मद इकबाल जो है मतलब ये भी गाना गाए थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, और दूसरी तरफ इन्होंने इनके मन में जो पहला ख्याल आया था क्या, कि पाकिस्तान बनाने का, एक अलग देश बनाने का ख्याल इनके मन में विचार आया था। जबकि अगर आपसे ये पूछ ले कि पहली बार पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया गया, जो कि वो अपने एक पैम्पलेट यानी कि पैम्पलेट जैसे कि नाउ एंड नेवर पैम्पलेट था उसमें इन्होंने छापा था। जबकि अगर ऑफिशियली बात करें कि ऑफिशियली पाकिस्तान की मांग किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पहली बार ऑफिशियली पाकिस्तान की मांग किया गया था, और ये लाहौर अधिवेशन 1940 में इसको स्वीकार मतलब मांग किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में 1940 में स्वीकार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार ऑफिशियली मांग किए थे। तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। 1930 में पूछे विचार सबसे पहले पाकिस्तान के किसके मन में आया था, तो मोहम्मद इकबाल के मन में। अब पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में नाउ एंड नेवर पैम्पलेट में, और ऑफिशियली मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, आपको देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ बताते हैं, ये सब जो लिख करके लेके आते हैं ना, इससे बेनिफिट क्या होता है, हम ये बोल के भी आपको सुना सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ जब रहता है ना तो हम बोलते भी और आप उसको देखते भी है, मतलब सुनना और देखना, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मेहनत करके और आपका टाइम भी थोड़ा कम लगे, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हम कैसे आपको दें, ये हमारा हमेशा कोशिश रहता है। और हमें भी टाइम का भी बहुत मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके जो भी एटलीस्ट प्लेटफॉर्म में जो टेस्ट हो रखा है, जो सबसे बेस्ट टेस्ट है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो तो हम एटलीस्ट आपको करवा ही देंगे, ठीक है, किसी तरह। और जो अभी तक जो मतलब 16 को टेस्ट करवा दिए उसको दोस्तों देख लीजिए, ये कंटेंट आपको मतलब जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या सोचते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग जो होता है आपको अच्छा हमेशा बताने का कोशिश करते हैं। देखिए 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यानी कि लोएस किस प्रकार की मिट्टी है। तो देखिए लोएस क्या होता है ना कि जैसे कि रेगिस्तान क्षेत्र जिधर होता है ना, उधर के तरफ में ये बालू छोटे छोटे कंकड़ से जो मैदानी बनता है ना, उसी को हम लोएस बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पवन के निक्षेपण से जो बनता है उसी को हम लोएस मिट्टी कहते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। तो मतलब कौन से जल जो है संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। देखिए इधर आपका यूरोप हो गया और यहाँ आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो जल संधि है ना, तो इसको कौन सा जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि आपको मतलब अफ्रीका के मोरक्को और स्पेन यानी कि और यूरोप के जो स्पेन है, ये दोनों को अलग करता है। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दिया जाता है कि मोरक्को और स्पेन को जो अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, तो मतलब ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किसको जोड़ेगा, तो अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगा। यहाँ पे 1-2 और ऑप्शन है देख लीजिए, जैसे कि यानी कि बास पेरस की अगर बात करें तो ये आपका काला सागर को मरमरा सागर के से जोड़ता है। और अगर हम डोबर जल संधि की बात करें तो ये आपका यूके और फ्रांस को अलग करता है, जबकि यूके और फ्रांस को जोड़ता है, और ये आपका इंग्लिश चैनल के माध्यम से इसको जोड़ता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो देखिए भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये आपका सिक्किम में है, कंचनजंगा है, ये मतलब भारत में है, ठीक है। K2 की बात करें ना तो ये भारत की है, अभी भारत में नहीं है, ठीक है। तो सिक्किम में है जो कंचनजंगा, इसका हाइट कितना? तो 8598, कितना? तो 8598 मीटर इसका हाइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है। तो देखिए नॉर्वेस्टर से जो वर्षा होती है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ये वर्षा होता है, जो सागरीय तट है उधर होता है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा इसके आसपास में होता है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रुपये के यानी कि अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। तो मतलब इसका संकल्पित लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। अवमूल्यन का मतलब क्या है कि जो भी कुछ चुनिंदा विदेशी मुद्रा है उसके कंपैरिजन में अपने पैसे को वैल्यू को घटाना, यही अवमूल्यन कहलाता है। इस घटाने से होता क्या है कि निर्यात बढ़ जाता है, मतलब हमारे देश का जो सामान है वो दूसरे देश में ज़्यादा जाने लगता है, मतलब हमको उसे बेनिफिट होने लगता है। तो ऑप्शन ए तो आपका सही है। बी पढ़ते है कि विदेशी विनिमय से प्राप्ति। विदेशी विनिमय से प्राप्ति मतलब क्या? जब हमारे देश का निर्यात बढ़ता है, दूसरे देश में बिकता है, तो हमको विदेशी मुद्रा तो मिलेगा ही मिलेगा, तो बी भी सही है। तीसरा देखिए कह रहा है कि बढ़ते आय को रोकना। ठीक है, बिल्कुल। देखिए निर्यात हमारा बढ़ेगा और जब हमारे पैसा का वैल्यू गिर गया है तो हमारे यहाँ सामान महंगा हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए जो पहले 80 रुपया मिलता था, अब हमारे यहाँ वो चीज़ें 100 रुपया में मिलेगा, तो सामान महंगा हो गया। तो महंगा हो गया ना, तो यहाँ इसका बिक्री क्या होगा कि कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मतलब दूसरे देश वाले क्या करेंगे कि निर्यात भी कम करेंगे, तो मतलब हमारे देश में आयात जो है वो कम हो जाएगा, आयात पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगेगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है? सही है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब प्रावधान है। उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन मतलब किसी भी राज्य में तब लागू करते हैं जब वहाँ के गवर्नर जो है मतलब राष्ट्रपति को सूचित करते हैं कि अभी जो इस राज्य का कंडीशन है, यहाँ पे जो कुछ भी शासन प्रशासन चल रहा है वो संवैधानिक तौर तरीके से नहीं चल रहा है। तो उस स्थिति में मतलब क्या राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं राज्य में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान की उपलब्धों के अनुसार नहीं चल रहा है। जब संविधान में जो चीज़ें उपबंध है या उपलब्ध है, जो चीज़ें भी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और लागू होने के बाद ये 2 महीने के अंदर संसद से मंजूरी इसको मिल जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आप याद रख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक तो होता है यानी कि राष्ट्रीय आपात जो कि आपका 352 में होता है, दूसरा आपका होता है राष्ट्रपति शासन जो 356 में होता है, और तीसरा होता है आपका क्या कि मतलब जैसे कि वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात 360 में होता है। देखिए ये आपका राष्ट्रीय आपात है, ये लागू होने के बाद संसद से 30 दिन यानी कि 1 मंथ के अंदर इसको मंजूरी मिल जाना चाहिए। जबकि आपका राष्ट्रपति शासन के लिए 2 मंथ में मंजूरी मिल जाना चाहिए और वित्तीय आपात के लिए भी 2 मंथ में मंजूरी मिल जाना चाहिए। यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, यह ना पता चलते रहता है 1 में कौन है 2 में कौन है। तो आपको ऊपर वाला जो सबसे पहला है ना राष्ट्रपति मतलब जैसे कि देश के जो मतलब राष्ट्रीय आपात है उसके लिए 1 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए, और बाकी जो नीचे दोनों बच गया वो 2 महीने में मतलब संसद से उसको मंजूरी मिल जाना चाहिए। समझ गए बात? तो अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किसका नियुक्ति किया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी NK सिंह है 15वें वित्त आयोग है। कितना नंबर के? 15वें वित्त आयोग NK सिंह है। और 3 में क्या है कि संघ क्षेत्र के मुख्यमंत्री, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिए। देखिए राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उसका नियुक्ति जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद नंबर 164 के द्वारा। जबकि आपका संघ जो संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो मुख्यमंत्री होंगे जैसे कि अरविंद केजरीवाल हो गए ना संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इनका जो नियुक्ति होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही। तो ऑप्शन 1 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा से। जैसे पहले योजना आयोग के रहते थे तो अब नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी है। और ये आर्टिकल याद रखिएगा, जैसे कि इसके लिए आर्टिकल जो होता है 239 के 1 होता है जो कि संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री के लिए नियुक्ति के लिए होता है। अगला देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि जो यानी कि वस्तु पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित होता है। तो ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ये पहले ही बता दिया गया था। ये यानी कि 7वीं सेंचुरी में जो बहुत बड़ा गणितज्ञ थे और इन्होंने बता दिया था कि जैसे कि मतलब जो भी कुछ है जो मतलब वस्तु है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रहा है। जबकि ऑप्शन एक की बात करें तो जैसे कि दशमलव हो गया, जीरो हो गया, इन सब के खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। वहाँ यानी कि वराहमिहिर क्या थे? तो ये एक खगोलविद थे, बहुत बड़े खगोलविद थे वराहमिहिर। ऑप्शन मिलाने वाला में कभी कभी आ जाता है कि वराहमिहिर क्या है, तो आपको खगोलविद के साथ इनका मिलान करना है। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर में है। और इनके मतलब ये मतलब जैसे अंग्रेजों से लड़ते हुए इनका मृत्यु भी ग्वालियर में ही हुआ था, ठीक है। देखिए ये जो है ना मतलब जैसे कि इनके नाम पे जो है मतलब जैसे कि एक कॉलेज जो है की स्थापना जो हुआ था तो 1957 में हुआ था, उसको 1995 जो है क्या मतलब 1995 में इनको जो मतलब उस विद्यालय को जो विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुआ था, ठीक है। मैंने इन्हीं के लक्ष्मीबाई यानी कि के नाम पे जो है ना मतलब जो संस्था के मतलब जो कि स्थापना जो हुआ था ये 1957 में हुआ था और इसको जो विश्वविद्यालय का मान्यता मिला ये आपका 1995 में मिला। समझ गए बातों को? तो ये कहाँ पे? तो ग्वालियर में है और इसका स्थापना 1957 में और इसको मान्यता जो विश्वविद्यालय को मिला है 1995 में मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा थे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ज्येष्ठ लोगों के सभा जो था ये वैदिक युगीन सभा था। अगला आपका यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा साझा करता है, मतलब भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो 7 वो देश है जो कि उभयनिष्ठ सीमा साझा करते हैं, जैसे कि आपका बांग्लादेश हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पाकिस्तान, चौथे आपका नेपाल और 5वें भूटान और 6ठे नंबर पे क्या हो जाएगा कि अफगानिस्तान हो गया। एक और कोई छूट रहा है, देखिए बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, और भूटान हो गया और अफगानिस्तान हो गया, इधर से म्यांमार एक छूट गया, ठीक है। तो ये आपका 7 देश हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल, देखिए सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं ना कि देखिए सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये आपका अटर्नी जनरल के सहायता के लिए होते हैं। तो अटर्नी जनरल क्या होते हैं? तो एक बहुत बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं भारत सरकार के और ये आर्टिकल 76 में मतलब इनके बारे में चर्चा किया गया है और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जब ये कानूनी अधिकारी है तो इनके सहायता करने वाले भी कानूनी अधिकारी होंगे, तो एक न्यायिक सलाहकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन, आगे हम लोग आंसर देखेंगे। कह रहा है कि यदि कोई सदस्य किसी राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए निर्भरता से ग्रसित हो जाए तो उसकी सदस्यता पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है? ये क्वेश्चन VVI लगा लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम आपको इसको अच्छे से समझाते हैं नीचे चल के मतलब जहाँ पे इसका आंसर है। लेकिन यहाँ पे आप ये सिर्फ ध्यान रख लीजिए कि राज्य के विधानमंडल के सदस्य के बारे में किसके पास अधिकार है कि उसके मतलब जो योग्यता जो होता है ना उसके बारे में उसको मतलब निर्णय लेने का कि ये इसके योग्य है या नहीं है, इसके बारे में निर्णय लेने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर के आंसर के साथ डिस्कस करते हैं सब कुछ। देखिए सबसे पहले बात देखिए विधानमंडल की बात हो रहा था, तो जब भी विधानमंडल की बात हो तो ये राज्य में होता है विधानमंडल, तो उसके जो मतलब सदस्य है MLA है उसका योग्यता है उसके लायक या नहीं है, इसके बारे में निर्णय जो कौन लेगा तो राज्यपाल लेगा। लेकिन ये किसके सिफारिश पे निर्णय लेगा? तो चुनाव आयोग के सिफारिश पे राज्यपाल उसके योग्यता के बारे में निर्णय लेंगे। ये आपका आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 192 में दिया गया है। समझ गए बातों को? जबकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको क्लियर रखना है, जबकि आपका दल बदल आयोग के आधार पर मतलब देखना होगा, दल बदल आयोग के आधार पे अगर निर्णय लेना होगा कि सदस्य की योग्यता सही है या नहीं, तब जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे वहाँ पे वो उसके बारे में निर्णय लेंगे। बात आप समझे या नहीं समझे? एक बार और रिपीट करता हूँ, समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हुलबुली में समझिएगा वहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए
सबसे पहली बात है कि कोई भी एमएलए है जो विधान मतलब जैसे कि विधानमंडल में बैठा हुआ है, ठीक है, तो विधानमंडल में जो है उसके बारे में योग्यता के बारे में निर्णय राज्यपाल लेंगे, ठीक है, कि उसकी योग्यता है उसके लायक या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के सिफारिश पर। जबकि दल बदल के आधार पर जो मतलब उसकी योग्यता के बारे में जो मतलब निर्णय लेंगे वो वहाँ के अध्यक्ष जो होंगे सभा के वो लेंगे। समझ गए बातों को। और यही चीज़ें पालन सेंट्रल में भी होता है। जैसे कि जो संसद होते हैं, सांसद जो होते हैं संसद में बैठे होते हैं, तो उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं कि इनका योग्यता है या नहीं, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जबकि उसका सिफारिश जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। और फिर वहाँ पे भी दल बदल आयोग के मतलब दल बदल के आधार पे अगर किसी मतलब जैसे कि सांसद का योग्यता देखना हो तो वो संसद के अध्यक्ष जो मतलब वहाँ सभा के अध्यक्ष होंगे वही निर्णय करेंगे। तो बातों को समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अभी तक शास्त्रीय नृत्य कितना है, तो 8 है। सबसे पुराना जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतनाट्यम सबसे पुराना है। और भारतनाट्यम को एक और नाम से जाना जाता है, तो सदीर के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी, ये भारतनाट्यम कहाँ के, तो तमिलनाडु के हैं। अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश के देवनीत के नाम से भी जाना जाता है। ओडिसी की बात करें तो ये आपका उड़ीसा के हैं। कथकली की बात करें तो ये आपका केरल के, और कथकली को युद्ध नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि जैसे कि आपका भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका यानी कि खिसकी है, तो किधर की तरफ खिसका है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम एगो मतलब भारत का दक्षिण वाला पार्टी है, हम ऐसे रफ में बताते हैं, आप ऐसे नहीं सोचिए कि भारत का ये मैप है, ठीक है। यहाँ पे हम तो मतलब थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा मतलब प्रैक्टिकली देखने से, ठीक है। और अफ्रीका कहाँ पे, तो आपको अफ्रीका देखिएगा तो लगभग कहाँ पे, यहाँ पे अफ्रीका है। तो ये भारत जो था ना पहले अफ्रीका के ही आसपास था, ठीक है। अब ये देखिए किधर की तरफ खिसक गया भारत, आप बोलिए कि सर लगभग ये उत्तर की तरफ खिसक रहा है, ऐसे ही ना, उत्तर की तरफ खिसक रहा है लगभग, मतलब अब इधर नीचे मत गिरने दीजिए, ऐसे देखिए कि उत्तर की तरफ खिसक रहा है। तो ये आपको याद रखना कि भारत जो है किधर की तरफ, तो उत्तर की ओर खिसक रहा है। और ये जो प्लेट का जो विवर्तनी सिद्धांत जो दिया था किसके द्वारा, तो वेगनर के द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट वेगनर के द्वारा कि प्लेट के विवर्तनी सिद्धांत दिया गया था। और भारत पहले जो था अफ्रीका के आसपास था, इसीलिए अफ्रीका से बहुत जलवायु और बहुत कुछ जो है ना भारत को ये मिलता जुलता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में यानी कि रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ था। तो रेडियो प्रसारण प्रारंभ आपका 1927 में हुआ था, जबकि ऑल इंडिया रेडियो कब, तो 1936 में आया था। और आकाशवाणी जो शुरू हुआ था 1956 में शुरू हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पूर्ण यानी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। जानते हैं दोस्त, इसको जब लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या करते हैं ना कि पूर्ण स्वराज देखा और सीधे आंख मुन के 1929 में सीधे टिक लगा देते हैं। अरे भैया थोड़ा क्वेश्चन को आगे पढ़िए, समझ रहे हैं ना, आप सचिवालय बनने वाले, सचिवालय सहायक के अधिकारी बनने वाले हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस भी लगाया गया साथ में, पहला स्वतंत्रता दिवस। तो घोषणा जो है इसका पूर्ण स्वराज का 1929 में किया गया लाहौर अधिवेशन में, जहाँ पे अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। लेकिन इसका प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहरा करके मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1927 में हुआ था। और ये 1921 से 27 के बीच में बन के तैयार हुआ था। जबकि इसका घोषणा जो है पार्लियामेंट बनने का 1911 में हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था, उसी में इसका घोषणा किया गया था। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वराज आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज आंदोलन का शुरुआत किया गया था भारत में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यानी कि चित्तरंजन दास जी के द्वारा जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बिहार में 1922 में, उसकी अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। हम बियोश चंद्र बनर्जी की बात करें तो ये कांग्रेस के पहले मतलब अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी जी है, ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, तिलक यानी कि जो जैसे कि इनके बारे में तो कई बार बात कर चुके हैं, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में, तिलक के बारे में इन लोगों ने क्या किए थे कि होम रूल लीग को भारत में मतलब एक स्थापना किए थे और उसको मतलब आगे की तरफ उस संस्था को बढ़ाए थे। अगला देखिए, अगला जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यानी कि
पालघाट निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है? तो पालघाट किसको जोड़ता है? तो ये आपका केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट। और दो और चीज़ पूछा जाता है जैसे कि थालघाट और भोरघाट, ये कहाँ पे? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर कर देते ताकि अच्छा से दिख सके। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मसाला की खेती कहाँ पे होता है? तो केरल में मैक्सिमम मसाला की खेती होता है। और केरल में आपको ये भी पता है कि ये पश्चिमी घाट में पड़ता है और यहाँ पे वर्षा बहुत, मतलब यहाँ पे गर्मी भी पड़ता है और मानसून आता है तो सबसे पहले वर्षा यहीं पे होता है। तो गर्म तो होगा ही वो क्षेत्र, लेकिन वर्षा की वजह से आर्द्र भी होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 10% क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि आप कहीं नहीं पढ़े रहिएगा और रहेगा बड़ा आसान, तो इसी तरीके से सोचिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुरु नानक देव की रचनाओं को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो देखिए आप थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक जो है ये आपका लेन देन से रिलेटेड काम करता है, जो पैसा का लेन देन होता है उससे। इनको इन चीज़ों से, जैसे कि जो धरोहर चीज़ें हो गया, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। यूनिसेफ क्या है? ये बच्चों के देखभाल के लिए ये संस्था है। WHO स्वास्थ्य से देखभाल के लिए। तो ऑप्शन बी बचा, जो कि यूनेस्को क्या है? विश्व धरोहर की संस्थाओं को देख रेख करता है। तो उसी में से एक ये भी आ जाए कि गुरु नानक जी के जो रचना है उसको क्या किया जाए कि बहुत सारे भाषाओं में प्रकाशित किया जाए। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर थे? तो मतलब 24 टोटल तीर्थंकर थे, तो अंतिम से एक पूर्व कौन हो जाएंगे? 23वें नंबर के हो जाएंगे, तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम 24वें नंबर की बात करें जो अंतिम थे, ये महावीर थे। और ऋषभ देव की बात करें तो ये पहले नंबर के थे। ठीक है, ऋषभ देव। अगर हम भद्रबाहु की बात करें तो ये भी एक जैन धर्म से ही रिलेटेड थे। और ये जब अकाल पड़ा था उत्तर भारत में थे, दक्षिण भारत में चले गए थे कर्नाटक में, और 12 बरस के बाद ये वहाँ से लौटे थे और इनको दिगंबर कहा गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इधर की तरफ होगा, हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश डैश में है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्राचीनतम लगा है। इस बातों को देखिए, बहुत लोग इसमें भारतीय विश्वविद्यालय देखते हैं, नालंदा पे भी टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आप भी अगर लगा दिए ध्यान से सोचिए, यहाँ पे तक्षशिला होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले की अगर बात करें तो ये जो अभी पाकिस्तान है, ये सब जो है ना, मतलब कहाँ था? तो भारत का ही अंश था। और यहाँ पे प्राचीनतम पूछ रहा है, अभी का नहीं पूछ रहा है। अगर अभी का पूछता तो नालंदा हो जाता। तो प्राचीनतम अगर पूछ रहा है अवशेष तो ये तक्षशिला हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा की बात करें तो कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया है। विक्रमशिला की बात करें तो धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया है। ये पाल वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे कि आपका 32 नंबर क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे यानी कि व्यय कर सकता है? तो आकस्मिक निधि में जो भी धन होता है, राष्ट्रपति को उसको निकालने के लिए किसी से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये राष्ट्रपति के फंड में होता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि संसद से स्वीकृति के पूर्व, मतलब ठीक है, तो मतलब इसमें संसद, इसका मतलब क्या हो कि संसद को स्वीकृति के में कोई ज़रूरत नहीं है। उसको मतलब राष्ट्रपति जी बिना संसद से पूछे ही इस धन को निकाल सकते हैं। और ये आपका राष्ट्रपति को ये अधिकार 267 नंबर आर्टिकल के द्वारा मिलता है। और ये कब निकाल सकते हैं? जैसे कि देश में कोई आपात हो गया, बाढ़ आ गया, तूफान हो गया, जैसे मतलब अर्जेंट में ज़रूरत है तो वहाँ से वो धन निकालेंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर हम बात करें कि संसद के स्वीकृति के बाद कौन सा, तो संचित निधि से धन निकलता है, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 266 में दिया गया है। आप ये दोनों अनुच्छेद को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि अपने मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के तुलना में कम करना ही अवमूल्यन कहलाता है, जिसकी वजह से हमारा निर्यात बढ़ जाता है, आयात घट जाता है, हमें विदेशी मुद्रा को प्राप्ति होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोने के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य में कमी करना। देखिए अब यहाँ ये भी लिखा रह सकता है, सोने जैसे लिखा है ना, तो यहाँ पे ये भी लिखा रहता है जैसे कि विदेशी फॉरेन जो मुद्रा है, जैसे कि डॉलर हो गया, यानी कि मतलब इस टाइप के जो भी मतलब जो
हार्ड करेंसी है तो उस टाइप की जो भी मुद्रा है उसके संदर्भ में लिखा भी हो सकता है या सोने के संदर्भ में भी लिखा हुआ हो सकता है आपका ऑप्शन। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। क्या कह रहा है कि भारत का मैग्ना कार्टा। देखिए मैग्ना कार्टा जो है संविधान का, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि आपका मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और ये अनुच्छेद यानी कि 12 से 35 के बीच में है। जबकि अगर हम ऑप्शन ए की बात करें 4 के, तो ये 36 से लेकर के 51 में और DPSP इसमें आता है, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक का सिद्धांत इसमें है। ठीक है, हम सी की बात करें जैसे कि भाग 2 के, तो इसमें नागरिकता दिया हो जो कि 5 से 11 के बीच में है। और भाग 5 की बात करें तो संघ का जो भी शासन है वो इसी में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 के बीच में। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर कह रहा है कि कब और किस महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1835 के यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। यहाँ पे लॉर्ड मैकाले होना चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड मैकाले कर लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। अगर हम बात करें मतलब वेलेजली का, तो इसके द्वारा सहायक संधि चलाया गया था और इसका ये कार्यकाल गलत है, ये नहीं, कार्यकाल इसका होगा 1795 से 1805 के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड डलहौजी के, तो इसका कार्यकाल 1848 से 56 के बीच में रहा था और ये इनके मतलब समय में जैसे कि रेल हो गया, डाक टिकट हो गया, तो ये सब चलाया गया था। और लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति जो था ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से निहारिका किसे कहा जाता है। तो देखिए निहारिका जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जैसे कि तारक पुंज को निहारिका कहा जाता है, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, निहारिका बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, तो तारक पुंज को क्या निहारिका कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी चट्टाने में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए मतलब चलते आ रहा है। कहने का मतलब क्या है ना कि कौन सा ऐसा चट्टान है, मिट्टी है जिसमें क्या कि खाद नहीं देना पड़ता है लेकिन उसमें कृषि के मतलब बहुत अच्छे होता है, उपज होता है। तो ऐसे मिट्टी जो होगा, जलोढ़ मिट्टी तो एक होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे जलोढ़ तो है लेकिन जलोढ़ के साथ लेटराइट लगा, तो लेटराइट बिल्कुल बहुत कम उपजाऊ होता है। लेकिन यहाँ पे जलोढ़ के साथ क्या लगा था, काली मिट्टी लगा है। काली मिट्टी कहाँ है, जैसे कि बम्बई, गुजरात, इस समय काली मिट्टी पाया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि मतलब जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। ये नदी के किनारे तट में पाया जाता है और जो नदी में बाढ़ आता है उसमें जो भी पाखी मिट्टी आता है वो रख देता है मिट्टी के ऊपर, वो अब पानी फिर चल जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। भारतीय मृदा यानी कि मृदा की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस चट्टान से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परतदार चट्टाने से उसका निर्माण हुआ है। अग्नेय चट्टान की बात करें तो जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जब ये जम जाता है तो अग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2022 का यानी कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर मतलब जो प्राइज है ये किसे देने का ऐलान किया गया। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए एक तो होता है पुलिट्जर पुरस्कार होता है, एक प्रिट्जर पुरस्कार होता है। ठीक है, तो प्रिट्जर पुरस्कार जो होता है ना ये आपका आर्किटेक्चर के मतलब फील्ड में मिलता है, जो वास्तुकला होता है उस फील्ड में मिलता है। और जबकि आपका पुलिट्जर पुरस्कार जो होता है ये आपका पत्रकारिता के फील्ड में मिलता है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे इसको पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये मिला है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फ्रांसिस केरे को मिला है। किसको मिला है, केरे। आप इतना याद रखिए, इसलिए हम इसको घेर दिए, केरे को मिला है। मतलब जो वास्तुकला के फील्ड में जो मिला है 2022 का पुरस्कार ये केरे को मिला है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे जो प्रदूषित देश है वो कौन सा है। तो सबसे प्रदूषित देश है आपका बांग्लादेश है। भारत इसमें 5वें नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका चाड, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे पे कजाकिस्तान और 5वें नंबर पे भारत आता है। दोस्तों इस सेट के अंदर जो है आपका 75 क्वेश्चन है, जिसमें आपका 50 जो है आपका जीके और करंट अफेयर सब कुछ को मिला करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी
ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ, और 25 आपका साइंस। कि बिहार के कुल कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? तो देखिए नेपाल के सीमा से जो लगा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि बिहार आपका ये हो गया, ठीक है, मतलब अप्रोक्स बता रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक नेपाल का जो सीमा है वो लगा रहता है। तो सबसे पहले आपका होता है जैसे पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर से आपका सीतामढ़ी आ जाएगा, मधुबनी आ जाएगा, सुपौल आ जाएगा, अररिया आ जाएगा, सबसे लास्ट में यहाँ पे आपका किशनगंज आएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि नेपाल से भी इधर लगा हुआ है और इधर किससे लगा हुआ, तो इधर पश्चिम बंगाल से भी लगा है, वेस्ट बंगाल से भी, तो ये आपका किशनगंज ही है, और किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी, 7 जिला से लगा हुआ है बिहार जो है, किसके साथ, नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़ में इनके द्वारा ये लोकार्पण किया गया है। किसका? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में किया गया। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो ये सभी आपको याद रखना है कि अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया, ये सब आपको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में आम आदमी के लिए खोला गया है? मतलब इसमें आप आम आदमी भी जा सकते हैं, उनके लिए खोला गया है। तो ये ट्यूलिप गार्डन है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये है। ये वहाँ पे होता है ट्यूलिप गार्डन जहाँ पे मतलब जैसे कि बर्फीला क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, कह रहा है कि विश्व का पहला जो है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो बॉन्ड है किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका विश्व बैंक के द्वारा ये चीज़ें जारी किया गया। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, कह रहा है कि मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में जो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला जो शहर है कौन सा है? तो देखिए सबसे जो ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है ये कहाँ पे? तो ढाका में है, जो आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा कितना है? तो 119 डेसीबल है। कितना है? 119 डेसीबल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है आपका ये आपका मुरादाबाद है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरे नंबर पे जो है आपका मतलब जैसे कि इस्लामाबाद हो जाएगा, और ये मतलब 2-3 आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है अभी, ठीक है, कि मतलब ऑप्शन ए जो मतलब ढाका जो है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका सबसे ज़्यादा प्रदूषित मतलब ध्वनि प्रदूषित वाला शहर है, और दूसरा नंबर भी वाला भी आपको याद रखना है मुरादाबाद है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, कह रहा है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी में देखिए सचिंद्र सन्याल लिखा हुआ है, ये सचिंद्र सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की मतलब स्थापना किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो देखिए इसमें पहले नंबर पे भारत रहा है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भारत ने जीता, जबकि बांग्लादेश इसमें हार गया, ठीक है। तो इस बातों को आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की पहचान की है। अब तक यानी कि अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गया है? तो मतलब 2 नए पहचान करने के बाद अब जो भारत में कितना जो है मतलब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान जो मतलब कितना हो गया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि 34 अब हो गया है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, देखिए कह रहा है कि यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो है ना 2 नए जो है भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के पहचान किया गया है। तो इसको लेकर के अब भारत में जो कितना तो 34 हो गया है मतलब ये विरासत स्थल। और यहाँ पे जो है ना मतलब जैसे कि एक विशेष प्रकार के प्राकृतिक जीव जंतु पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला आपका 49, आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसे किया जा सकता है? तो देखिए इस समिति के गठन में मतलब किसको लिया जा सकता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, ऐसे व्यक्ति को उस संगठन में मतलब लिया जा सकता है। जैसे कि आपका आशा कार्यकर्ता हो गया, वितरण प्रणाली से जुड़े जो मतलब लोग होते हैं, उसे इसमें गठन में लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, कह रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। सही बात है। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मतलब वाक्य जो है ये सही नहीं है? तो क्वेश्चन में आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि यस पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। तो हमें उप मुखिया के बारे में देखना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। देखिए यहाँ से शुरू होगा ना, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। देखिए पहला जो आपका ऑप्शन है, अभी थोड़ा कुछ ढक भी गया होगा, यहाँ से देखिए। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी ग्राम पंचायत बनता है तो ग्राम पंचायत के लिए 7000 यानी कितना 7000 जनसंख्या होना लगभग आवश्यक है। उसके बाद एक वार्ड बनने के लिए लगभग 500 जनसंख्या होना भी आवश्यक है। अब पहला पढ़िए, पहला क्या कर रहा है ऑप्शन में, हमको सही नहीं कौन इसमें सही नहीं है वो चुनना है। कह रहा है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता यानी कि मतदाता करेंगे। देखिए उप मुखिया के चुनाव में मुखिया स्टार्टिंग में मतदान नहीं देता है। अगला देखिए, तो यही ऑप्शन आपका हो जाए क्योंकि ये गलत है। अगला आपका बी क्या कर रहा है कि निर्वाचन में मतों की बराबरी अगर हो जाता है तो उसको लॉटरी सिस्टम्स के द्वारा उसको निर्णय लिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए मुखिया जो है शुरू में मतदाता नहीं होते, लेकिन अगर मान लिया जाए मत बराबर हो गया, वोट बराबर हो गया दो पार्टी का, तो ऐसे स्थिति में मुखिया अपना निर्णायक मत जरूर देते हैं। जैसे कि आप संसद पढ़े होइएगा तो लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो शुरू में वोट नहीं डालते, लेकिन अगर मत जो है बराबर हो गया वहाँ पे, तब वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। तो उसी तरीके से उप मुखिया के चुनाव में मुखिया जो है मतदान तब देंगे जब मत निर्णायक हो जाएगा, तब मतलब दोनों बराबर हो जाएगा तब वो निर्णायक मत देते हैं। तो शुरू में वो मतलब चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर थोड़ा इसको छोटा कर लेते, कुछ कट रहा है ना, अब तो हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाइपेज परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ 4-5 चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लाइपेज परिवर्तित करता है तो किसको, तो लाइपेज जो है यानी कि वसीय अम्ल को ग्लिसरीन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इसको काट करके वसीय अम्ल कर लीजिएगा जो मैं लिख दिया हूँ। वसीय अम्ल को क्या करता है, ग्लिसरीन में ये परिवर्तित कर देता है लाइपेज। लाइपेज का काम होता है क्या कि वसा का पाचन करना, यही लाइपेज का काम होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, कह रहा है स्टार्च को घुलनशील शर्करा में, स्टार्च को जो है घुलनशील शर्करा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये टाइलिन एंजाइम के द्वारा बदला जाता है। और टाइलिन एंजाइम जो है कहाँ से, तो हमारे लार ग्रंथि से निकलता है। टाइलिन का एक और नाम क्या है, तो अल्फा एमाइलेज भी टाइलिन को बोलते हैं, और कई बार टाइलिन के जगह आपको अल्फा एमाइलेज ही ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको याद रखना है। देखिए अगला जो आपका कि जैसे कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में जो बदलता है तो किसके द्वारा बदला जाता है, तो इसके लिए 2 एंजाइम होता है, एक तो आपका ट्रिप्सिन होता है और एक आपका पेप्सिन होता है। लेकिन एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन को जो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है वो कौन सा एक एंजाइम है जो पैन क्रिया से निकलता है। तो देखिए ये दोनों एंजाइम काम तो सेम है दोनों का, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना, लेकिन ट्रिप्सिन जो है आपका पैन क्रिया से निकलता है। से निकलता है, पैन क्रिया से निकलता है, जबकि पेप्सिन आपका स्टोमेच से निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बहुत टाइम निकाल करके थोड़ा सा आपके लिए, बहुत कोशिश करके आपके लिए थोड़ा टाइम निकाल करके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ये सेट का क्वेश्चन है, ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका पूरा फायदा उठाएं और अच्छे से ध्यानपूर्वक सभी को देखें, समझे बातों को। देखिए इसे आपको लाभ मिलेगा 100%, हम कह रहे हैं ना, आपको 100% लाभ मिलेगा एग्जाम हॉल में। अगला देखिए,
अगला जो आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो आपका एलिजन जो शैवाल होता है इसका उपयोग जो है कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है। जैसे कि सजावट का बहुत सारा सामान जो बनता है ना, उसमें इसी का उपयोग किया जाता है, सजावट के रूप में इसका उपयोग, इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, कह रहा है रक्त का यानी कि रक्त का AB समूह जो है सार्वभौमिक क्या होता है, प्राप्त करता होता है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये सबसे ले सकता है। AB क्या करता है, सबसे लेता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्यों, ये क्यों सबसे लेता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि एंटीजन होता है। यहाँ पे मैं लिख दिया, देखिए ये आपको जो लिखा है एंटी यानी कि एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। मान लीजिए किसी का ब्लड अगर A है तो उसके ब्लड में एंटीजन जो होता है सेम होता है, बल्कि एंटीबॉडी जो होता है ये बदलता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का जो ब्लड है वो A ग्रुप का है तो एंटीजन A होगा, जबकि एंटीबॉडी क्या होगा, तो स्मॉल b से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जबकि आपका अगर ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसमें क्या होगा कि एंटीजन बी होगा और उसमें जो एंटीबॉडी होगा वो स्मॉल ए होगा। जबकि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ए बी, और एंटीबॉडी उसमें अब्सेंट होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। जबकि ओ जो होता है जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। समझे बातों को, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी ए बी होता है, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। ये सबसे क्यों लेता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए ये सबसे लेता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से अनाज की शराब जो बनता है, बहुत चीज़ों से शराब बनता है, जैसे कि फल के रस से बनता है, अनाज से बनता है, तो कैसे बनता है। जैसे कि देखिए ग्लूकोज जो होता है ना, वो ईस्ट या खमीर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो खमीर बोलते हैं, ठीक है। खमीर के प्रेजेंस में यहाँ पे इथाइल अल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से मुक्त होता है और इथाइल अल्कोहल बनता है, तो इसे ही हम शराब बोलते हैं। ये पीने वाला शराब होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जबकि मिथाइल अल्कोहल जो ये जहरीला शराब होता है, जैसे कि कभी कभी न्यूज में सुनते हैं ना कि जहरीले शराब की वजह से लोगों का मौत हो गया, तो वही ये मिथाइल अल्कोहल ही होता है, जहरीला शराब। जबकि जो मतलब अनाज से या अंगूर के रस से या फल फ्रूट से जो बनता है वो आपका इथाइल अल्कोहल होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 55 नंबर, कह रहा है कि टेलीस्कोप का खोजकर्ता कौन है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हैंज लिपेरेस जो हो जाएंगे, ये आपका टेलीस्कोप के खोजकर्ता हो जाएंगे, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि वाल्टर हंट की अगर बात करें तो ये इसका जो मतलब खोज करता है, ये किसको खोजे हैं, तो ये सिलाई मशीन के जो खोज करता है वो कौन है, तो वाल्टर हंट जो है सिलाई मशीन के खोज करता है, जबकि दूरबीन के टेलीस्कोप के खोज करता ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस सेल का उपयोग जो है मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक अलार्म जो होता है ना बजने वाला, जैसे घर के गेट उट पे लगा रहा है, तो उसमें किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि लैंकेस सेल का प्रयोग उसमें किया जाता है, यानी कि लैंक्लासे सेल का प्रयोग उसमें किया जाता है। किसका, लैंक्लासे सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, कह रहा है कि जब मेंस यानी कि मुख्य जो तार होता है, मतलब मेंस मतलब मुख्य तार से लगी हुई विद्युत धारा 20 एम्पियर यानी कि 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहते हैं। तो जब भी मतलब बिजली वाले मतलब जैसे तार से अगर आग लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड बोलते हैं। जब ओवरलोडेड हो जाता है ना उस पर, तब वहाँ से जो है मतलब आगजनिक होता है, मतलब वहाँ से आग निकलता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी से बचने के लिए हम अपने घरों में फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज का तार, ताकि वो फ्यूज का तार गल जाए और कनेक्शन कट जाए, ताकि आगे जो मतलब जो भी डिवाइस कनेक्ट है वो सब बच सके। अगला देखिए, अगला आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट के यानी कि व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, मतलब हीटिंग प्रभाव पर इसमें से कौन आधारित नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है, मतलब ये आयरन जो होता है, ये आपका मतलब क्या होता है कि ये तो मतलब हीटिंग प्रभाव पे होता है। जैसे कि आप आयरन कीजिएगा तो देखिए वहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हीट निकलने लगता है। इलेक्ट्रिक जो आपका
टोस्टर होता है, ये भी आपका मतलब इसी पे हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। और इलेक्ट्रिक केतली जो होता है, जैसे कि मतलब इंडक्शन पे जो डालते हैं, वो भी आपका मतलब इसी पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। आगे ऑप्शन जो डी में है ना, वही इसका आंसर हो जाएगा, जो हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता है। ये सब आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। तो चलिए हम लोग वो ऑप्शन को देख लेते जो काम नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक जो घंटी होता है, ये विद्युत मतलब जैसे कि जो उसके मतलब ऊष्मीय विद्युत धारा है ना, उस पर ये मतलब प्रभावित नहीं होता है उससे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आप याद रखिए कि H इक्वल टू में I² RT, जो कि ये जूल्स लॉ है, इससे हम हीट निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी तार के अंदर कितना हीट फ्लो हो रहा है, तो हमें वहाँ पे अगर उसका करंट दिया रहेगा, उसका रेजिस्टेंस दिया रहेगा तार का, और कितना देर उससे फ्लो हुआ वो दिया रहेगा, तो हम ये बता सकते हैं कि कितना हीट इस तार से फ्लो हुआ। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा है उत्प्लावन बल का परिणाम तरल कि डैश डैश पर निर्भर करता है। तो किस पे तो निर्भर करता है, तो देखिए जो बायोन्सी फोर्स होता है ना, मान लीजिए कि ये आपका कोई बर्तन है, इसमें आपका पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, बर्तन में, और एक यहाँ पे आप आइस का टुकड़ा लिए और ये डाल दिए। तो ये क्या देख रहे हैं कि आइस का टुकड़ा जो है मतलब पूरा पानी में नहीं डूबा, यहाँ तक पानी है और इससे ऊपर ये छता भी रहा है। तो यहाँ से नीचे से उत्प्लावन बल जो लगता है, ये बल हमेशा जो होता है इस बॉडी, इस आइस का वेट कितना है ना, वेट कितना इसी के बराबर होता है। तो इसके लिए जो प्रेशर जो नीचे से लग रहा है, तो इस एरिया पे लग रहा है, तो ये नीचे से जो मतलब फोर्स जो लग रहा है ना, तो ये प्रेशर कितना होता है, तो रो जी और एच होता है। रो यहाँ पे इसका डेंसिटी होता है, जो मतलब वाटर है जो इसमें लिक्विड रखा है उसका डेंसिटी होता है। ये जी जो होता है जो ग्रेविटी होता है, और एच होता है कि कितना हाइट डूबा हुआ है, और जिस एरिया पे लगता है इस एरिया से गुना कर देते, तब ये क्या होता है, यही आपका बायोन्सी फोर्स हो जाता है। समझे बातों को। तो ये किस पे निर्भर है, तो ये घनत्व डेंसिटी पे निर्भर है ना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डेंसिटी पे निर्भर होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बिना कोई टाइम खराब किए हुए आपको मतलब सब कुछ मतलब अच्छा से कराने का कोशिश करते हैं, हमसे जितना हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम जो है प्रतिरोधकता होता है। तो एबोनाइट जो होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, एबोनाइट के क्षण में सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता होता है। कितना, तो लगभग 10 के पावर 15 से लेकर के और 17 तक, इतना ज़्यादा इसमें रेजिस्टिविटी होता है। जबकि अगर हम बात करें तांबा का, तो इसमें बहुत कम रेजिस्टिविटी होता है, तभी तो हम इसको इलेक्ट्रिक तार के लिए यूज करते हैं। तो इसका कितना होता है, 1.62 इंटू 10⁻⁻8 होता है। जबकि ये में देख रहे हैं क्या 15 और 17 प्लस में हो रहा था, ठीक है। नाइक्रोम की बात करें तो इसका कितना होता है, तो 100 इंटू में 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। हीटर में इसका यूज करते हैं इस तार का। और कांच की बात करें तो 10 के पावर 10 से लेकर कर 10 के पावर 14 तक ग्लास का जो होता है क्या, तो प्रतिरोधकता। अगला देखिए, अगला जो होता है आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, कराए डैश डैश हवा में नमी की अवशोषण प्रक्रिया है। तो जो हवा से नमी को अवशोषण करता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि डेल्क्वेंस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो डेल्क्वेंस प्रोसेस बोलते हैं इसको। जो ये प्रोसेस क्या करता है कि हवा से नमी को निकाल लेता है। जबकि आपका कैपिलरी का क्या काम होता है, तो जो भी आपका द्रव होता है ना, उसको एक कैपिलरी ट्यूब में ऊपर और नीचे जाने का जो शक्ति होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका छोटा सा पाइप है और इसको आप किसी मतलब मान लीजिए कोई द्रव के अंदर डाल ले, तो कोई ऐसा द्रव होगा जो कि ऊपर तक चढ़ जाएगा, कोई ऐसा द्रव होगा जो नीचे आ जाएगा। तो ये होता है जैसे कि मान लीजिए कि द्रव का डेंसिटी अगर कम होता है घनत्व ना, तो ये ऊपर चढ़ जाता है, और बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पाड़ा उड़ा में अगर डाल दीजिएगा, जो पाड़ा होता है उसमें अगर नली को डाल दीजिएगा तो ये नीचे की तरफ ही बन जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका मतलब 62 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ जो है मतलब गणना की थी, मतलब उसके लिए कुछ गणना किया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्रम साराभाई के द्वारा 5वीं पदार्थ के जो 5वीं अवस्था है उसके बारे में कुछ गणना किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, कह रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा जो लोग कन्फ्यूज करते हैं, ये निश्चितता अनुपात जो है ना, ये याद नहीं रहता आपको, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे घेरे हुए, आपको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि परमाणु संरक्षण
परमाणु संरक्षण और निश्चितता अनुपात का नियम, निश्चितता अनुपात का नियम जो होता है ये होता है, ठीक है। इसी को स्पष्टीकरण प्रदान करता है कौन, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ये। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, परमाणु संरक्षण और निश्चितता अनुपात का नियम। अगला देखिए, अगला जो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, करा अणु यानी कि इसको मोलिक्यूल भी बोलते हैं। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो किसके द्वारा ये शब्द दिया गया था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि डेमोक्रिटस के द्वारा ये शब्द दिया गया था। अणु किसके द्वारा, तो डेमोक्रिटस के द्वारा ये दिया गया था, जबकि जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत और रदरफोर्ड के द्वारा केंद्रक का खोज किया गया था और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कह रहा है कि सहसंयोजी आबंध के दो अणुओं के बीच जो यानी कि आबंध की अधिकतम संख्या कितना होता है। तो सबसे पहले बात आप कोवलेंट बाउंड की बात करते थे, एक चीज याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है कोवलेंट बाउंड, और ये आपका नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर नाइट्रोजन लेते N2, तो इसमें जो है मतलब साझेदारी इसका कैसा होगा, तो 3 गो बाउंड, मैक्सिमम 3 गो बाउंड बनता है इसका। तो ये साझेदारी कैसे कर, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन तो इसके अंदर जो बाह्यतम कक्षा में कितना 5 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3 गो यहाँ और 2 गो यहाँ डालिए, इसका भी 3 गो यहाँ डालिए और 2 गो यहाँ डालिए। अब ये 3 गो के साझेदारी कर लेगा तो इसके पास भी 8 गो हो गया और इसके पास भी 8 गो हो गया, तब मतलब दोनों क्या हुआ, बारी बारी से स्टेबल हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि कितने अधिकतम बाउंड बना सकता है, तो 3। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। लेकिन कितने जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। उसी तरह से आयोनिक बॉन्ड होता है, तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। दोस्तों कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हैं कि सर आप ऐसा कीजिए, ऑप्शन ए को इस साइड लिखिए, सी को इस साइड और बी डी को इस साइड। दोस्तों इतना ही पीडीएफ में जगह नहीं रहता है, इसीलिए हम सोचते हैं जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो हम लिख देंगे ना, लेकिन बोलते हैं उस समय आप केयर कीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो दोनों साइड में लिखने के चक्कर में होगा क्या कि अच्छा से लिखा ही नहीं पाएगा, उतना जगह नहीं रहता है। जो जगह रहता है उसका हम यूटिलाइज करने का कोशिश करते हैं और उसमें सिर्फ वो पॉइंट लिखने का कोशिश करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम ये बोल के भी आपको सुना सकते हैं, लेकिन लिख के भी इसलिए लाते हैं ताकि हम बोलते भी रहेंगे और आप उस पर नज़र भी डालते रहेंगे, तो वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब आप एग्जाम में जाएंगे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे क्लियरिटी ज़्यादा महसूस होगा। अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हैलोजन के उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वाले तत्व कौन सा है। तो हैलोजन श्रेणी, देखिए हैलोजन जो होता है ये 17वें ग्रुप में आता है और इसका जो मतलब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो किसका होता है, तो क्लोरीन का। हम एक बार आपको बता देते, जैसे कि 17 नंबर का जो ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, तो ये सब होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेगा, मतलब यहाँ पे देखिए नीचे वाला तीनों को सेम रखिएगा, जो नीचे वाला है उसको सेम, ये दोनों में खाली चेंजमेंट आएगा। क्या आएगा चेंजमेंट हम बताते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछेगा तो क्लोरीन का ज़्यादा, इसका मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि विद्युत ऋणात्मकता किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, तब वो किसका होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। किसका होता है, फ्लोरीन का मैक्सिमम हो जाता है। तो ये यहाँ पे हम लिख दिए कि देखिए ये है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए ये सीरीज चलता है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, तब फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। लेकिन यहीं पे अगर विद्युत ऋणात्मकता पूछ देगा सबसे ज़्यादा, तब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस सीक्वेंस में चलेगा। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। इसको सीक्वेंस के अच्छे से याद रखिए, इन चीज़ों को एग्जाम में पूछता है और थोड़ा भी आप इधर उधर कीजिएगा ना तो सीधे गलत लगाइएगा और गलत का परिणाम क्या होता है, जो आपको 1 नंबर प्लस आ रहा था वो अब आपका क्या होगा कि इसमें और भी 0.33 घट जाएगा, मतलब 1.33 नंबर का आपको लॉस हो जाएगा और ये मेरिट या रिजल्ट से बाहर करने के लिए काफ़ी है। समझे बातों को, तो इन सभी बातों पे आपको ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो होता है मतलब इसमें कौन सा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट में आपका 3 गो कैल्शियम होता है और PO4 के मतलब होल ट्वाइस होता है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा आपका दांत और हड्डी में पाया जाता है, लगभग ये 85% हिस्सा होता है दांत और हड्डी का।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो किसके द्वारा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। लेकिन हम थोड़ा समझा भी देते, समझने का कोशिश कीजिए। अल्कीन के फॉर्मूला क्या होता है? अल्केन के, सॉरी अल्कीन बोल दी, अल्केन के तो CnH2n प्लस में 2, ये होता है अल्केन का, जो AN होता है उसका, ठीक है, अल्केन का। और अल्कीन पूछ दे तो CnH2n होता है। तो ये होता है ये हुआ अल्केन, ये होता है अल्कीन, KENE अल्कीन। एक होता है अल्काइन जो होता है CnH2n माइनस में 2 होता है, तो ये होता है अल्काइन, KYNE अल्काइन होता है, ठीक है। तो देखिए अभी हमें अल्कीन से चलना है। तो देखिए यहाँ CN के जगह 1 लीजिए तो क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। 2 लीजिएगा तो C2 और H कितना हो जाएगा? तो 2 लीजिएगा तो यहाँ पे 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। जब 3 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? C3 और H 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब देखिए एक से आप दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, एक हाइड्रोजन परिवार से दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या CH2 मिला ना, तो इसी CH2 को क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो मेथिलीन बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ बढ़िएगा तो फिर ऐसे ही CH2 मिलेगा। समझ गए बात? तो आगे देखिए, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख भी दिए थे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर जो होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 69 हो जाएगा। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में जीवाणुओं का जो होता है संरेख माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मेटाफेज का गठन करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आप याद रखिए, जैसे कि प्रोफेज जो होता है ना, वहाँ पे सेल को टूटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो है मतलब सेल को टूटने में जो टाइम लगता है वो किस फेज में लगता है? तो आपको आंसर देना है प्रो, यानी कि प्रोफेज में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 70 नंबर का है, स्यूडोपोडिया डैश डैश पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली जो संरचना होती है वो किस पे होता है? तो देखिए स्यूडोपोडिया अमीबा पर जो होता है ना, ऐसा मतलब उंगली नुमा जैसी आकृति होता है और वो उसको चलने में मदद करता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो अमीबा पे होता है और उसको चलने में अमीबा को मदद करता है। और क्या? तो जो इकाइनोडर्मेटा समूह का जो जीव होता है, जो समुद्री जीव होता है, उसके ऊपर भी स्यूडोपोडिया होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरकिंजे तंतु डैश डैश में विशिष्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हृदय में स्नायु तंतु है। क्या? हृदय, यानी कि पुरकिंजे तंतु हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट है। अगला आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश डैश में नहीं किया जाता है। तो देखिए एक्चुअली जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो भी मूविंग चीज़ होता है ना, जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, तो इस सब में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसका मेन यूज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का माउस है, तो कंप्यूटर के माउस में जब ये घिरनी जो लगा होता है ना, उसके द्वारा हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा, मतलब ये सही है, तो यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। ये स्मार्टफोन में भी ये सुविधा होता है, रेसिंग कार में भी ये चीज़ें होता है, लेकिन इंक जेट प्रिंटर में जाइरोस्कोप जो है सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का है कि परागन यानी कि पोलिनेशन के बाद क्या होता है? तो यहाँ शब्द से आपके साथ खेल गया है, कह रहा है कि यानी कि उर्वरन के ही मतलब होता है निषेचन। यहाँ देखिए परागन यानी कि पोलिनेशन के बाद जो होता है क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि परागन के बाद जो होता है निषेचन होता है। निषेचन दिया रहता है ऑप्शन में तो बहुत ईजी पकड़ लेते, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है? तो उर्वरन दे दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसी का ये दूसरा नाम हो जाएगा। अगला आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडे को जो है अंडाशय से गर्भाशय तक जो ले जाया जाता है वो आपका सिंपल वर्ड में बोले तो अंडवाहिनी के द्वारा या फलोपियन ट्यूब के द्वारा ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा ऑप्शन को घुमाया गया है जो कि आपको बीज वाहिका कर दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 75 नंबर कह रहा है कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः यानी कि बढ़ते तापमान के साथ क्या होगा? तो देखिए एक साइड हम धातु लिखे, एक साइड अधातु लिखे हैं। जो ऊष्मीय चालकता को हम के से दिखाते हैं, ठीक है,
और जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तब धातु का उष्मीय चालकता जो होता है ये कम हो जाता है और अधातु का उष्मीय चालकता जो है क्या होता है कि बढ़ जाता है। समझ गए बातों को? तो इस दोनों को आपको डिफरेंस क्लियर करके रखना है। और दोस्तों ये हम आपको 75 क्वेश्चन जो टेस्ट नंबर आपका 17 का 75 क्वेश्चन हम करवा दिए। और इसी तरह से देखिए आप में से कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि सर आप 75 एक ही में करवा दीजिए। दोस्तों बात ऐसा है ना कि थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है ना, लेकिन हम आपको पूरा करवा देंगे। हम ये आपको बता रहे देखिए 2 वीडियो आ गया ना, तो जैसे कि हम एक दिन अल्टरनेट में बोले हैं ना देंगे, तो हम ऐसा करेंगे ना डेली दे देंगे, लेकिन आधा आधा ही देंगे। इतना छोटा रहेगा तो आप देख भी पाइएगा अच्छे से और एक एक चीज़ को समझिए। जल्दी में भागने के चक्कर में अगर आगे भाग गए ना तो पीछे वाला चीज़ सही से नहीं समझे रहिएगा ना, तो एग्जाम में एक्चुअली यही चीज़ें आता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान करके इसको देखना है और अच्छे से समझना है और अच्छे से मन लगा के पढ़िए ताकि आपको एग्जाम में आपको बेनिफिट उससे हो सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।